नमस्कार मेरे साथियों, सभी भाई बहनों को जय श्री राधे। हम लोग शुरू कर रहे हैं 300 ईडियम्स की सीरीज। और ये 300 जो ईडियम्स हैं ये पिछले साल के एग्जाम्स में आई हुई हैं। बड़े ही तसल्ली से वन बाय वन हर ईडियम को पढ़ेंगे, हर ईडियम को दिमाग में बिठाने का प्रयास करेंगे, डिस्कस करेंगे हर एक ईडियम को, ताकि आपका ईडियम वाला पार्ट जो कि आपके 3 नंबर पक्के करवा सकता है वो आपका गलत ना हो जाए भाई। ठीक है, ईडियम और फ्रेज पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे बड़े ही तसल्ली से। हर एक ईडियम को दिमाग में बिठाना, ये देखो है तो रीड मेंस के लिए सेशन प्रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन 300 ईडियम्स ओवरऑल सभी के भैया काम आएंगे। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, रीट मेंस की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, ईडियम्स कॉमन है। चाहे पटवार का एग्जाम भी ले लो, चाहे अपने हाई कोर्ट एलडीसी का भी ले लो, लेकिन अपने ईडियम्स को बिठाएंगे माइंड के अंदर, दिमाग में अपने हर एक ईडियम को सेट करते चले जाएंगे। 300 ईडियम्स हैं, डे पहला है। हर एक बच्चे ने भाई कॉन्सेंट्रेट करना है कि मेरी कोई ईडियम छूट ना जाए। इसका पीडीएफ अगर किसी बच्चे को चाहिए तो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, इस पे जाके आप मैसेज ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर भी किसी बच्चे को कुछ ऐसे निजी बातें कई बार बतानी होती है जीवन की, तो ये भैया अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ जाके फॉलो कर लेना। और यूट्यूब तो आप इस सेशन को देख ही लोगे, है ना। तो चलो भाई, अपने प्रभु का नाम लेके हर एक ईडियम पे भाई कॉन्सेंट्रेट करेंगे और हर एक ईडियम को अपने दिमाग में फिट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो भाई, पहली ईडियम क्या बोलती है? अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, डिसगाइज क्या होता है? डिसगाइज बोलते हैं कई बारी कुछ लोग आपके पास में ना भेस बदल के आते हैं, तो उसे डिसगाइज बोलते हैं, छिपे हुए रूप के अंदर आना, भेस बदल के आना। तो ये क्या, ये एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है। किस रूप में? डिसगाइज यानी कि छिपे हुए रूप के अंदर। छिपे हुए रूप में क्या है, आपको कोई चीज आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो गई। एग्जाम्पल इस तरीके का ले लो भाई, जैसे कोविड की सिचुएशन आई थी। कोविड में क्या हुआ था, सभी को लगा था कि भाई बहुत ना जीवन हमारा खराब हो गया है, सब कुछ हाथ से चला गया है। लेकिन उसी दौर में काफी सारे बच्चों ने काफी सारी नई चीजें सीख ली, और काफी सारे टीचर्स ने भी ऑनलाइन पे आकर प्लेटफॉर्म बना लिए। तो वो जो समय था ना, हो सकता है सब बहुत खराब जीवन का हमारा समय रहा हो, लेकिन वो एक्चुअल में क्या था? अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, छिपे हुए रूप में आशीर्वाद था, है ना। काफी सारी चीजें नई सीखने को मिली, और काफी सारे अपने बुजुर्गों के पास बैठने का मौका मिला। जीवन में कब मौका मिलता था बुजुर्गों के पास बैठने का? अपने पेरेंट्स से बातें करने का कब मौका मिलता था? नहीं मिलता था ना। तो वो क्या हुआ, एक ब्लेसिंग हुआ डिसगाइज यानी छिपे हुए रूप के अंदर। देखो, इंग्लिश जरूर पढ़ के जाना और इंग्लिश में ही बोलने का प्रयास करना, क्योंकि एग्जाम में हिंदी नहीं आने वाली, दिक्कत ये आएगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। एक अच्छी चीज, एक अच्छी बात। सीम क्या होता है? महसूस होना, प्रतीत होना, मान लो आप। तो ऐसी कोई बात जो शुरू शुरू में क्या लगी थी कि भाई बहुत ज्यादा ना खराब होगी, लेकिन बाद में लगा कि यार ठीक है यार, जो हुआ अच्छा हुआ। ये जो बात निकली, क्या निकली? अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज निकली, छिपे हुए रूप के अंदर आशीर्वाद निकली। और ये ईडियम कई एग्जाम में आ चुकी है, तो इसको प्लस लगा लो। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स है ना, उसको आप प्लस करते जाओ। और देखो, एक बात और याद रखना, आपको सारी ईडियम्स पे कंसंट्रेट करना है, बिकॉज जब मैं अपने टैब के अंदर क्वेश्चंस पूछता हूं ना, वहां पर मैं इसके ऑप्शंस देता हूं। जो भी आपको वहां पे क्वेश्चन पुट करता है, साथ में ऑप्शंस देता है। अब जैसे ही मान लो उसके ऑप्शंस वहां पर आते हैं, तो अगर आपको इनका मीनिंग पता होता है तो उनके आंसर्स करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज क्या हुआ, कमेंट करके एग्जांपल बना के बता देना कि सर मेरे साथ ये जीवन में, हर किसी के जीवन में होता है भाई कुछ ना कुछ। तो आप ये कमेंट करके बता सकते हो ना, सर मेरे जीवन में ये बात हो गई थी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो एक छिपे हुए रूप के अंदर आशीर्वाद थी, है ना। जैसे मान लो कि विवाह हो गया आपका छोटी उम्र के अंदर, मान लो, है ना। ऐसा लगता था कि यार मेरा तो बहुत छोटी उम्र में विवाह कर दिया, बट फिर क्या होता है, बीबी पीछे लगती है, आदमी को सुधार देती है। बाद में आप बोलते हो कि सर ये तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया, ये तो छिपे हुए रूप में क्या निकला? आशीर्वाद निकला। ठीक है, ऐसे करके याद करोगे, सारी इडियम्स अपने आज याद कर लेंगे। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन
द बुश। क्या बोल रहा है भाई, हाथ में एक पक्षी होना, एक बर्ड होना, बुश में पड़ा हुआ है, जंगल में पड़ा हुआ है, झाड़ियों में पड़े हुए दो पक्षियों से क्या होता है, अच्छा होता है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि मान लो ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है भाई मेरे को एक छोटी मोटी कहीं पे नौकरी मिल रही है, और आप बोलते हो कि मैं ये जो नौकरी है ना, ये नौकरी मैं नहीं करता क्योंकि मेरे को बड़ी नौकरी मिलने वाली है। फिर मान लो बाद में वो हाथ से वो भी चली जाए, तो इससे बढ़िया क्या है कि एक चीज को अपने पास में पक्का रखना। वो किससे बढ़िया है, वो दो चीजें जो श्योर नहीं है, जिनकी सर्टेनिटी नहीं है। इसलिए हाथ में एक चीज को फिक्स रखना चाहिए। तो क्या है, बेटर टू कीप अ श्योर थिंग, एक श्योर थिंग को हाथ में रखना, देन रिस्क इट फॉर मोर, ज्यादा के लिए रिस्क करने से बढ़िया है कि एक चीज जो निश्चित मिल रही है पहले वो हाथ में रख ले, और बाद में अगर मान लो बड़ी वाली चीज मिल गई है तो इस वाली को छोड़ दे, है ना। अब क्या होता है, कहावत भी होती है। अब देखो जो बच्चे छोटी मोटी नौकरियां स्टार्ट कर दी है जिन्होंने, सरकार से परेशान होके है वो, अब जैसे मान लो साथ में प्रिपरेशन भी करते हैं बच्चे, कई बच्चे इतने बढ़िया अपने आप को बैलेंस रखते हैं कि साथ साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ में नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं, और दूसरे हाथ साथ में क्या कर रहे हैं, कहीं पे छोटी मोटी नौकरी भी वो बच्चे करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। जंगल में दो पक्षी हैं उससे बढ़िया है हाथ में एक पक्षी है। मतलब हाथ में एक चीज निश्चित है, वो दो से बढ़िया है। लड्डू पड़ा है भाई साहब, वेट कर रहे हो कि ये लड्डू दो पड़े, मैं तो दो ही खाऊंगा। वेट करते रहे, कोई आया छोटा बच्चा, दोनों लड्डू लेके चला गया है। तो ये आप ध्यान रखना, इस ईडियम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं क्योंकि इतनी बार रिपीट नहीं हुई है, तो इसको अपने माइनस में लेकर के चलते हैं, ठीक है। अगली ईडियम देखो, अ चिप ऑन वंस शोल्डर, किसी एक के कंधे पर चिप होना। ये बहुत अच्छी ईडियम भी है और ज्यादा बार रिपीट नहीं है हुई है, तो हो सकता है चांसेस ऐसे बन जाए कि इस बार भाई अपने लिए ही वेट कर रही हो ये। तो अ चिप ऑन वंस शोल्डर का मतलब क्या होता है, होल्डिंग अ ग्रज, फीलिंग रिसेंटफुल। ग्रज क्या होता है, मान लो किसी ने कोई बात बोल दी, आप उस बात को मन में लेकर के बैठ गए, तो उसके विरोध में आपके मन में क्या पड़ गया, गांठ पड़ गई भाई, है ना, आपके मन में वो बात पक्की हो गई। तो आपने नाराजगी को क्या रख लिया, अपने मन के अंदर रख लिया। फीलिंग रिसेंटफुल, आप दूसरे के प्रति ऐसे नाराज महसूस करते रहे, वो होता है अ चिप ऑन वंस शोल्डर, एक किसी बंदे के कंध। वैसे तो इडियम्स में क्या होता है, इडियम में जो लिखा होता है वो भावार्थ उससे अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई बात बोलने जा रहा हूं, मैं जो आपको बात बोलूंगा और जो लिखी हुई बात है उन दोनों का मतलब बहुत अलग होता है। अब देखो ये अ चिप ऑन वंस शोल्डर, अब इसको आप कहोगे सर एक के किसी के कंधे पे चिप पड़ी है, उसका ये मतलब कैसे निकल गया, है ना। लेकिन बस इस तरीके से जोड़ के याद कर लेना, कोई आदमी था जिसके कंधे पर आप हाथ रख के चला करते थे भाई, पहले मित्रता थी, है, पहले मित्रता वाला माहौल था। फिर क्या हुआ, फिर वो मित्रता वाला माहौल अपने हाथ से निकल गया। अब जहां आपका कंधे पे उसके हाथ हुआ करता था, अब वहां पे एक चिप लगी हुई है उसके कंधे के ऊपर। अ चिप ऑन वंस शोल्डर, उस चिप से आप निगरानी करते हो उसकी, क्योंकि आपने क्या कर लिया है मन के अंदर, होल्डिंग अ ग्रज, आपने अपने मन के अंदर एक नाराजगी को रख लिया है। फीलिंग रिसेंटफुल, नाराज महसूस करना, है ना, मतलब ऐसे नाराजगी जाहिर करना। चलो, अ रेड हेयरिंग, अ रेड हेयरिंग पढ़ोगे आप इसको। अ रेड हेयरिंग का मतलब क्या है, समथिंग दैट मिसलीड्स और डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द रियल इशू। ऐसी कोई बात है जो आपको, जो रियल इशू है उससे दूर कर रही है, मिसलीड कर रही है, आपको मिसगाइड कर रही है, जो मुद्दा है आपको उस मुद्दे से भटका भटका रही है। तो देखो मान लो एक मीटिंग चल रही है किसी रूम के अंदर, है ना, मान लो एक रूम के अंदर मीटिंग चल रही है, और उस मीटिंग के अंदर क्या हो गया, कोई आया बंदा, उस बंदे ने आपको आके कोई ऐसी बात बोल दी, वो सबके लिए क्या बात हुई, रेड अलर्ट हो गई, सब चौकन्ने हो गए कि भैया ये बंदा क्या है, मिस मीटिंग के अंदर जो मेन मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, ये मुद्दे को भटकाने के लिए आया है। उसे बोलते हैं अ रेड हेयरिंग, यानी समथिंग दैट मिसलीड्स। ऐसी कोई बात है भाई जो मिसलीड कर रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। डिस्ट्रैक्ट क्या होता है, आपका ध्यान भटका रही है, कहां से, फ्रॉम द रियल इशू, जो सच्चा मुद्दा है उससे आपका ध्यान
भटका रही है। रेड हेयरिंग बोलेंगे अपन इसको, ठीक है। वैसे भी अगर मान लो कोई रेड सिग्नल आपके पास में आ जाए, है ना, तो आप एकदम चौकन्ने हो जाते हो ना, होते हो ना, भाई ये कोई रेड अलर्ट आ गया, ठीक है, चौकन्ने हो जाते हैं रेड अलर्ट आते ही। तो अपने को दिमाग में ये रखना है भाई, जब रेड हेयरिंग आएगी इसका मतलब है कोई चीज है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही है, ये मेरे लिए रेड अलर्ट है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ठीक है। चलो भाई बढ़िया, ऐसे लगे रहो और सारी इडियम्स को अपने को पक्का पक्का मन में बिठा लो। एड फ्यूल टू द फायर, देखो ये ईडीएम कई बार आई हुई है, बड़ी अच्छी ईडीएम है और कई बार रिपीट हुई है एग्जाम्स के अंदर, तो इसको प्लस लगा लो। हो सकता है कि आपके इस बार एग्जाम में ये वाली ईडीएम देखने को मिल जाए, क्योंकि ये ईडीएम कॉमन है और कॉमन ईडीएम से बार बार पूछी जाती है, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी, कोई बहुत ज्यादा हार्ड ईडीएम नहीं पूछी जाती, आसान आसान सी ईडीएम आपसे पूछी जाती है, बस वो आप चेक करते हुए बच्चा पढ़ के आता है कि नहीं पढ़ के आता, ठीक है। एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर, मान लो आग जल रही है ना। अब आग के अंदर आके किसी ने फ्यूल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया मान लो, तो आग क्या होगी, आग भड़केगी और ज्यादा बढ़ेगी। तो एड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या हो गया, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, एक बुरी सिचुएशन थी उसको और भी ज्यादा भैया खराब कर दिया, उसे बोलते हैं एड फ्यूल टू द फायर। जैसे मान लो परिवार के अंदर अब दो भाई आपस में झगड़ रहे हो, है ना, आपके चाचा और ताया ही मान लो आपस में, आपके पापा और ताया मान लो आपस में झगड़ रहे हो, बीच में बुआ आ जाए, है, तो बुआ की क्या करेगी, बुआ यही तो करेगी, एड फ्यूल टू द फायर, वो उसके अंदर क्या कर देगी, जो बात होगी उसको और भी बढ़ा देगी, जले वो अपने आग के अंदर तेल डाल देगी ताकि और भी लड़ाई बढ़ जाए भाई, है ना, इस प्रकार से। तो एड फ्यूल टू द फायर क्या होता है, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। ये आपको इंग्लिश में भी याद करना है, इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ हिंदी हिंदी नहीं कि कहावतें मैंने आपको सुना दी और आप हिंदी हिंदी सुन के चले गए, इससे आपका भला नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में ही ऑप्शंस आएंगे। तो एड फ्यूल टू द फायर, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, एक बुरी सिचुएशन को बदतर बना देना और भी ज्यादा खराब कर देना, ठीक है। अपने किसी फ्रेंड के नाम पे याद कर लो कि भाई ये तो जब भी आता है क्या कर देता है, एड फ्यूल टू द फायर कर देता है। व्हेनेवर रमेश कम्स ही एड्स फ्यूल टू द फायर, वो क्या कर देता है, बात कोई सही करनी होती है आके रमेश और भी बिगाड़ देता है। तो इस तरीके से आपको इसको एक बारी में फिक्स बिठाओ दिमाग के अंदर, 300 इडियम्स है, एक बारी में दिमाग में बिठा लो, ताकि अपने को क्या है एग्जाम में एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो आप ट्राई करना कि आप इसके एग्जाम्पल्स बना के भी भाई कमेंट बॉक्स के अंदर डालो, एग्जाम्पल्स बना के कमेंट बॉक्स में डालोगे तो उससे आपको क्या याद रहती है बात। अपना जो मुद्दा है क्या है कि आपको बात याद रहे, तो बात याद कैसे रहेगी, जब हम कमेंट लिख करके डालेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और चैनल ग्रो कैसे करेगा, जब हम आके लाल बटन को दबाएंगे सब्सक्राइब करेंगे तब। सिमिलर बात है ना दोनों की दोनों, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये भी भाई कई बार एग्जाम में आई हुई है, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट क्या होता है, मान लो आपने, किसी ने कोई गोली चलाई ठा करके, है ना, ठा ठा करके, ठा ठा करके, आजा लग जा गले ते मेरे ठा करके, पंजाबी में गाना है भाई। तो वो क्या है, किसी ने गोली चलाई और वो गोली आपने बाइट कर ली, आपने चबा ली उस गोली को। अब गोली चबाना क्या हो गया भाई, आपके लिए तो बुरी सिचुएशन हो गई ना, एक मतलब बहुत ही खराब स्थिति आपके लिए बन गई। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट समथिंग डिफिकल्ट, कोई चीज जो डिफिकल्ट है उसे स्वीकार कर लेना। डिफिकल्ट है और अनप्लीजेंट है, सुहावनी नहीं है ना, कोई मजेदार चीज नहीं है। अपने साथ में क्या हुआ है, अपने को कोई ऐसी परिस्थिति आई जो बहुत ज्यादा बुरी थी, लेकिन आप वो क्या थे, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग थे, बहुत ज्यादा आप मजबूत थे। आपने क्या कर लिया, आपने उस बुलेट को बाइट कर लिया, आपने उस बुलेट को भाई साहब ले लिया अपने अंदर। यानी
एक्सेप्ट समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, ऐसी कोई बात जो अपने लिए अनप्लीजेंट थी, असुहावनी थी और मुश्किल थी, अपने ने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल बना सकते हो कि आई प्रिपेयर्ड फॉर द एसएससी एग्जाम्स बट एग्जाम्स वर कैंसिल्ड एंड आई हैड टू बाइट द बुलेट। एग्जाम्स कैंसिल हो गए, मैंने इतनी मेहनत करी, पर फिर मुझे क्या हुआ, मुझे वो जो बुलेट थी वो बाइट करनी पड़ी, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा जो डिफिकल्ट था मेरे लिए, अनप्लीजेंट था, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, है ना। इस प्रकार से आप इसको याद करते चलो। ठीक है, या फाइनेंशियली भी मान लो कई बारी पैसे का लॉस हो जाता है और हमें फिर क्या है, बाइट द बुलेट करना पड़ता है। ठीक है, चलो। ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक करना, अब इसका मतलब ये नहीं है बर्फ तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होगा, ये देखो, जो भी अपने 90s के किड्स है ना, 90 के दशक में पैदा हुए बच्चे हैं, ये ईडीएम बनी ही उनके ऊपर हुई है, ब्रेक द आइस। क्या होता था कि हम लोग किसी से अच्छे से बात कर नहीं पाते थे, सामने चाहे क्लास में कन्या हो चाहे लड़का हो, हम लोग अच्छे से किसी से बात नहीं कर पाते थे, हम लोग चुप चुप रहा करते थे, इंट्रोवर्ट हुआ करते थे भाई, बिल्कुल एक नंबर के। फिर क्या हुआ, एक ईडीएम आई, ब्रेक द आइस। इसने हमें क्या बोला, भाई बात तो शुरू करो। ठीक है, डू समथिंग टू रिलीव टेंशन और गेट कन्वर्सेशन स्टार्टेड, कुछ ऐसा करना जिससे तनाव की स्थिति कम हो जाए और कन्वर्सेशन यानी बातचीत क्या है, शुरू हो जाए, उसे बोलते हैं ब्रेक द आइस। ठीक है, ब्रेक द आइस का मतलब क्या हो गया भाई, मेरे दिमाग में रखना है आपको, इस चीज को रियलाइज करना है कि हम जो भी लोग हैं, लड़के लोग खास करके, देखते ना सामने भी कोई अच्छा प्राणी दिख रहा है हमें, हम लोग आसानी से बात नहीं कर पाते हैं, तो वहां क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस, कुछ ऐसा करना जिससे टेंशन रिलीव हो जाए, कम हो जाए और कॉन्वर्सेशन क्या हो जाए, शुरू हो जाए, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मैं आपको मेरी बता रहा हूँ बात, मैं 10th क्लास के अंदर बड़ा ही शाही, बड़ा ही इंट्रोवर्ट बच्चा था। इवन टुडे आई एम अ शाई एंड एन इंट्रोवर्ट किड, but nowadays I speak well. I have done a lot of work on my communication skills. I have started my spoken English course as well. You can enroll. It will start very, very soon. You will be able to speak in English. You will be able to speak fluently as well. ठीक है, तो चलो भाई, ये पक्का ब्रेक द आइस इडियम याद कर लेना। ठीक है, ब्रिंग टू द टेबल, ब्रिंग टू द टेबल क्या होता है मेरे भाई, मान लो आपकी मीटिंग चल रही है एक टेबल के ऊपर, वैसे तो इसका मतलब होता है कोई नया विचार, कोई नव विचार आपने किसी के सामने रख दिया ला करके। कोई नव विचार जब आप किसी के सामने ला करके रखते हैं ना, उसे भी बोलते हैं ब्रिंग टू द टेबल। क्या बोलते हैं, ब्रिंग टू द टेबल, यानी कि किसी के सामने एक अच्छा विचार प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये हो गया प्रोवाइड समथिंग यूजफुल, कुछ उपयोगी चीज उपलब्ध करवाना, चाहे वो आइडिया हो, कोई आपकी स्किल हो, रिसोर्स हो, मतलब कोई स्रोत हो, कोई भी चीज सामने लेकर के आना अच्छी, उसे बोलते हैं ब्रिंग टू द टेबल। एग्जाम्पल हो सकता है नेहा, के नेहा की बात कर लेते हैं अपने, आई लाइक नेहास अप्रोच, मुझे नेहा का अप्रोच पसंद है। नेहा ऑलवेज ब्रिंग्स समथिंग न्यू टू द टेबल, नेहा हर बार टेबल पर कोई ना कोई नई बात सामने लेकर के आती है। ब्रिंग टू द टेबल का मतलब क्या हो गया, कोई अच्छा विचार, कोई अच्छा आइडिया, कोई अच्छा स्रोत सामने लेकर के आना, उसे बोलते हैं ब्रिंग टू द टेबल। याद हो जाएगा भाई, चलो। क्या है, प्रोवाइड समथिंग यूजफुल, आइडियाज, स्किल, रिसोर्सेज। हाँ, ये वाली मेरी फेवरेट है और ये वाली भाई कई बार आ चुकी है, इस पे 2+ लगा लेना, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये वाली इडियम देखने को मिल जाए। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्या मतलब बनेगा इसका, वर्क लेट इनटू नाइट, रात में देर तक कार्य करना। बर्न दी मिडनाइट ऑयल, अब बर्न दी मिडनाइट ऑयल का मतलब ये नहीं है कि आप आधी रात्रि में जग करके कोई तेल वगैरह को जला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
इसका मतलब ये है कि आप लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं रात्रि में देर तक भी। क्या बना? बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? रात्रि में देर तक मेहनत करना, जगे रहना, परिश्रम करते रहना। क्या बोल सकते हो? बिफोर माई एग्जाम्स आई यूज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, दैट्स वाई आई गॉट सेलेक्टेड। मेरे एग्जाम से पहले मैं रात रात को उठ करके पढ़ाई किया करता था, इसी वजह से मैं एग्जाम क्रैक कर पाया हूं। बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, चलो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स बहुत अच्छी ईडियम है। और ये क्या है, अपने पास में क्लास 10th के एग्जाम में ये आई हुई है। ठीक है, सॉरी, पढ़ो भाई ध्यान से। अकरिंग इरेगुलरली और इंटरमिटेंटली। अकर क्या होता है? अकर का मतलब होता है सामने आना। तो कैसे सामने आती है कोई चीज? इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, रोज रोज नहीं आती है, लेकिन इंटरवल के बाद में रुक रुक करके कोई चीज आती है। क्लास 10th का एक चैप्टर मुझे याद आता है, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसमें क्या है, एक ईडियम आती है, बाय फिट्स एंड स्टार्स। सॉरी, ये फ्रेज है। तो वहां क्या लिखा होता है कि जब राइटर होता है ना, कोई भी लेखक है किसी चीज का, कोई राइटर है, वो राइटर क्या करता है भाई? राइटर की इनकम ऐसे नहीं होती है। जो लेखक होता है या जो टीचर, मान लो कोई प्राइवेट टीचर भी है जो टीचिंग करनी स्टार्ट करी है, वो भी कैसा होता है, उसने सारी नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरियां छोड़ के बैठा है वो। अब उसकी जो इनकम है ना, वो रेगुलर नहीं आती है, इसलिए क्या वो चिंता में रहता है। और बच्चे देखो ये बेल आइकन देख करके सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि रेगुलर इनकम नहीं है, या कोई भी काम है जो रेगुलर नहीं है। और द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो चैप्टर था, उसमें लिखा आया था कि द राइटर अर्न्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब है राइटर की जो अर्निंग है वो इरेगुलर है, रेगुलर अर्निंग नहीं कर पाता है वो। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। चलो आगे पढ़ो भाई। कोट रेड हैंडेड। कोट रेड हैंडेड अच्छी ईडियम है, बार बार आती है एग्जाम के अंदर। कोट रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? रंगे हाथों पकड़े जाना। कोट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रोंग। कुछ गलत करने वाले कार्य में आपको पकड़े जाना, उसे बोलते हैं कोट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना। देखो क्या होगा, आप लोग समझने का प्रयास करना मेरे भाई बहन। होता क्या है, आपने एक उनकी देखी होगी लाइफ, धनश्री की और चहल की अभी स्टोरी चलती रहती है ना। तो वो कोई तो बोलता है कि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसलिए मैंने इसको डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। वो क्या होता है, क्योंकि कोर्ट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रोंग। कोर्ट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रोंग, कुछ गलत करते समय पकड़े जाना, मतलब कुछ गलत कार्य कर रहे थे, थप्पा है, थप्पा पड़ गया, उसे बोलते हैं कोर्ट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना। और फिर बदनामी होती है, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो रंगे हाथों ऐसे काम ही नहीं करने हैं जिसमें रंगे हाथों पकड़े जाएं। तो कोर्ट रेड हैंडेड दिमाग में बिठा देना कि हिज वाइफ डाइवोर्स्ड हिम, उसकी वाइफ ने उसे डाइवोर्स दे दिया, बिकॉज ही वॉज कोट रेड हैंडेड, क्योंकि उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। ठीक है, तो ये कोट रेड हैंडेड भी अपने दिमाग में याद अच्छे से हो जानी चाहिए भाई। ये भी बहुत अच्छी है और बार बार रिपीट होती है, इसको नोट कर लेना भाई बहन। ठीक है, आगे देखो भाई, लिखा क्या हुआ है, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। एक स्पेड को एक स्पेड पुकारना। स्पेड क्या होता है, जिससे आप लोग क्या करते हैं, फावड़ा, फावड़ा सुना है ना आपने? तो एक फावड़े को फावड़ा पुकारोगे तो क्या होगा? एक फावड़ा को फावड़ा पुकारोगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसका मतलब है स्पीक प्लेनली, सीधी सी बात बोलना। से थिंग्स एज दे आर,
चीजें जैसी हैं वैसी की वैसी बोल देना, उसे बोलते हैं कॉल अ स्पेड, यानी एक फावड़े को फावड़ा बोल देना। यानी बिल्कुल सत्य बात बोल देना, जो सत्य बात है वो बोल दी आपने। पर क्या होगा, सत्य बात बोलने से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। नेवर कॉल अ स्पेड, एक स्पेड को कभी भी एक स्पेड मत बोलना, क्योंकि जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा सत्य बोलने के बाद में, ठीक है। चलो, ये दुनिया मिलावटी है, इसलिए मिला करके बात करनी पड़ती है भाई साहब। सिंपल सी बात है। ये दुनिया इतनी मिलावटी है कि आप जितनी भी सच्ची बातें बोलोगे ना, जितना भी सच बोलोगे ना, आपको ये और भी ज़्यादा नीचे गिराते जाएँगे। और एक दिन आप सोचोगे कि मैं इतना सच किस लिए बोला करता था? काहे रवि बाबू, काहे? काहे इतना सच बोलत होते? है ना? चलो, आगे देखो भाई। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, सबसे अच्छी ईडियम है, इस पे स्टार लगा लो, क्योंकि ये ईडियम आ सकती है। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा होना, बी वेरी एक्सपेंसिव। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा होना, ये ईडियम कई बार आई हुई है। इसको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा भाई, थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब है बहुत ज्यादा महंगी चीज। मान लो आपने कुछ परचेज किया मार्केट से, है ना, और मार्केट से कुछ परचेज करने के बाद में आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ ले ली है। जैसे मान लो आपने नया फ़ोन लिया, फिर आप आकर के बोलोगे, कोई पूछेगा भाई फ़ोन कितने का लिया, आप बोलोगे दिस फोन हैज़ कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग, मुझे एक आर्म और एक लेग, इतना महंगा भाई ये पड़ा है। तो इस तरीके से जोड़ करके याद करो, ठीक है। एट क्रॉस परपजेस, एट क्रॉस परपजेस क्या होता है, जब आपका जो एम होता है सभी का वो अलग अलग मान लो हो जाता है, उसे बोलते हैं एट क्रॉस परपजेस। मान लो क्या हुआ, दो लोगों ने, टू पीपल मिसअंडरस्टैंडिंग ईच अदर, वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, दो लोगों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, फिर एक दूसरे के खिलाफ में ही कार्य करने लगे, उससे क्या बोलेंगे, एट क्रॉस पर्पजेस, यानी कि एक दूसरे के विपरीत में ही कार्य करना। अपने जो पर्पजेस थे, अपने जो उद्देश्य थे वो अलग अलग हो गए हैं, अब अपने एंटी काम कर रहे हैं, इस प्रकार से, है ना। तो ये याद रखना, ज्यादा बार रिपीट नहीं हुई है तो इस पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड क्या होता है, जहां से आपने शुरू किया मान लो कोई कार्य, और फिर आप फेल हो गए, लेकिन फिर से आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि मैं इसी कार्य को दोबारा करूंगा, उसे बोलते हैं बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर, एक असफलता के बाद में फिर से शुरुआत करना। स्टार्ट ओवर अ फेलियर, एक असफलता के बाद में फिर से शुरुआत करना, बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड इसे बोलते हैं, ठीक है। चलो, बीट अराउंड द बुश, ये अच्छी इडियम है भाई, इसके ऊपर आप लोग लगा लो 3 स्टार, ठीक है। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है कि यहां वहां की बातें करना, ठीक है। अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली, कोई बात को सीधा नहीं बोला जा रहा है, उस बात को सीधा ना बोल करके यहां वहां की बातें करना, उसे बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। बहुत सारे लोग होते हैं अपने जीवन के अंदर जो अपने जब भी कोई मुद्दे की बात करेंगे, वो मुद्दे की बात नहीं करते हैं, वो यहाँ वहां की बातें कर लेते हैं, है ना। जैसे छोटे बच्चे से पूछो कि भाई तेरी रबर कहाँ है, वो बोलेगा रबर, कौन सी रबर। आप पूछो बैग कहाँ है, बोलेगा बैग, कैसा बैग। तो जब तक उसे नहीं बताओगे जो तेरी ज्योमेट्री के अंदर रबर परी है वो कहाँ पर है, तब तक वो आंसर नहीं देगा। वो क्या करेगा, बीट अराउंड द बुश करेगा, यहां वहां की बातें करेगा, ठीक है। अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली,
कुछ डायरेक्ट कहने से बचने का वो प्रयास कर रहा है। मान लो कि कोई गर्ल है, कोई बॉय है। अब गर्ल और बॉय आजकल प्रचलन चल गया है भाई, हमारा कसूर नहीं है। वो क्या है, काफी लंबे समय से साथ में बातें करते हैं फोन के ऊपर, लेकिन जिस दिन लड़की पूछ लेती है हाँ भाई अब शादी करनी है, तो वो फिर क्या करेगा, बीट अराउंड द बुश करेगा, अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली करेगा। इस बात को ध्यान करना। लेकिन अगर आपसे सच्चा प्रेम करता है तो कर भी सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम इस दुनिया में अब कितना है, कैसा है। आगे देखो भाई, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। क्या बोल रहा है, उस ब्रिज को तभी क्रॉस करो जब आप वहां पहुंचो। यानी क्या होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, सही बता रहा हूं, जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे दिमाग में ना भाई कई प्रकार की बातें चलने लग जाती हैं कि एग्जाम होगा, अच्छा होगा, कैसा होगा, या मुझे समझ आएगा एग्जाम या नहीं आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये हम लोग पहले ही सोचने लग जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब तक आप उस ब्रिज तक नहीं पहुंचो तब तक आपको कुछ नहीं सोचना है। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। आप जब उस ब्रिज पर पहुंचे तभी उसे क्रॉस करें, यानी कि डील विद अ प्रॉब्लम ओनली इफ, या फिर व्हेन इट अपीयर इट हैपन्स। उस समस्या के साथ तभी डील करें जब अपने सामने आए। है ना, होता है ना बहुत बारी, कितनी बारी ऐसा जीवन के अंदर होता है कि हम लोग है ना, समस्या होती ही नहीं है, हम लोग उसको समस्या क्रिएट कर लेते हैं, हम लोग उसको समस्या बना लेते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। उस ब्रिज को तभी पार करें या उस समस्या को तभी डील करें जब वो आपके सामने आए। सिंपल है ना, एक ब्रिज बना हुआ है, अपने को वहां तभी पहुंचना है जब अपने वहां, तभी सोचना है उसके बारे में जब अपने वहां पहुंचे। ठीक है। ये बहुत बार आई हुई है, इसके बाद इसके ऊपर भी 2+ लगा लो। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो मिल्क बिखर गया है उसके ऊपर रोना। तो बोलते ना हिंदी में भाई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। है ना, सुना होगा आपने कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वही है ये ईडियम, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी जो दूध बिखर गया है उसके ऊपर अब रोने का कोई फायदा नहीं है बंधु। तो क्या है, कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक ऐसी बात के बारे में कंप्लेन करना जिसको अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकते। अच्छी ईडियम है, कई बार आई हुई है, इसको भैया प्लस लगा लेना। फिर आ जाओ कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स भी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इस बार आपके एग्जाम में ये बिड़ेगी भाई। ठीक है, डू समथिंग इन द चीपेस्ट और इजिएस्ट वे, ऑफन सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। कोई जो चीज है वो सबसे चीपेस्ट, चीपेस्ट क्या होता है, सस्ते में और आसान तरीके से करना, ऑफन सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। क्या होता है, कोई आप देखते हो काफी सारे लोग क्या करते हैं, कट कॉर्नर्स करते हैं। यानी जो कार्य उनको करना होता है, मान लो गवर्नमेंट ने क्या दे दिया, ज्यादातर ये गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उससे रिलेट करके याद करोगे आसानी से हो जाएगी। गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, मान लो ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, ब्रिज का निर्माण करना है, उस कार्य के अंदर लोग पता है क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उस कार्य को चीपेस्ट, सबसे सस्ते में, इजिएस्ट सबसे आसान वे में करते हैं, ऑफन सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, क्वालिटी को वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो क्या कर रहे हैं, कट कॉर्नर्स कर रहे हैं। ठीक है, कट कॉर्नर्स इस तरीके से याद कर लो भाई। एक आपको बहुत बढ़िया अच्छा कार्य मिला हुआ था करने के लिए, लेकिन आप उस कार्य के कोने कोने काट के आ गए हैं, तो उसको आपने अच्छे से नहीं किया। कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब क्या होता है, गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मुद्दे की बात पर आ जाना, उसे बोलते हैं कट टू द चेस। यानी कि आपको कोई कार्य मिला है ना, आपको जैसे कट कॉर्नर्स तो क्या था भाई, सबसे सस्ते तरीके से पैसा बचा करके आसान तरीके से कार्य करके टाल दिया। जैसे घर पे छोटे भाई को कोई काम बोल दो, वो क्या करता है, वो कट कॉर्नर्स करता है।
और लेकिन कट टू द चेस क्या होता है? कट टू द चेस होता है जब आप बिना किसी समय व्यर्थ किए हुए सीधे पॉइंट पर आ जाएं, उसे बोलते हैं कट टू द चेस। चलो, डेविल्स एडवोकेट क्या होता है? समवन हु आर्ग्यूज द ऑपोजिट टू टेस्ट एन आइडिया। हाँ, ये थोड़ा सा लैंग्वेज अलग लिखी हुई है, इस लैंग्वेज में मत जाना। डेविल्स एडवोकेट होता है जो आपके विरोधी का पक्ष लेता है, ठीक है। सपोर्ट्स योर ओपोनेंट, सपोर्ट्स योर ओपोनेंट यानी आपके विरोधी का सपोर्ट करता है या ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करता है जो गलत है। डेविल क्या होता है? डेविल होता है दैत्य। एडवोकेट क्या होता है? वकील होता है। तो ऐसा वकील जो डेविल का पक्ष ले रहा है, जो आपका जो ओपोनेंट है उसका पक्ष ले रहा है, गलत आदमी का पक्ष ले रहा है, उसे बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। क्या बोलेंगे? डेविल्स एडवोकेट, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक राम, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कपिल इज माई बेस्ट फ्रेंड बट रिसेंटली आई फाउंड आउट दैट ही इज डेविल्स एडवोकेट। वो क्या है? डेविल्स का एडवोकेट है, यानी जो मेरा ओपोनेंट साइड है उसका वो एडवोकेसी कर रहा है, उसके बारे में बातें, वो पक्ष में बातें बोल रहा है, ठीक है। डू समवन अ फेवर, ये सिंपल है और ये ज्यादा रिपीट नहीं होती है। डू समवन अ फेवर का मतलब क्या हो गया? फेवर होता है किसी के पक्ष में कोई कार्य कर देना। तो परफॉर्म अ हेल्पफुल एक्ट फॉर समवन, किसी के लिए कोई हेल्पफुल एक्ट परफॉर्म कर देना, किसी के लिए कोई अच्छा कार्य कर देना। डू समवन अ फेवर बोलते भी है ना, बोलने में भी आता है प्लीज डू मी अ फेवर, मेरे लिए एक फेवर करो। प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो, बोलने में आता है ना। तो डू समवन अ फेवर का मतलब होता है परफॉर्म अ हेल्पफुल एक्ट फॉर समवन, किसी के लिए एक सहायक कार्य करना, ठीक है। फिर आता है ड्रॉ द लाइन। लाइन ड्रॉ करना बहुत अच्छी ईडियम है। सेट और लिमिट ऑन व्हाट इज एक्सेप्टेबल, आप खुद एक लिमिट सेट करते हो किस चीज की, भाई क्या चीज आप स्वीकार कर सकते हो, उसे बोलते हैं सेट अ लिमिट ऑन व्हाट इज एक्सेप्टेबल। ड्रॉ द लाइन, आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इसका मतलब यह है कि आपको एक लिमिट सेट करनी है कि सामने वाला आपको क्या बात, कितनी बात और क्या बात बोल सकता है ना। तो ड्रॉ द लाइन बहुत अच्छी ईडियम है, काफी अच्छी ईडियम है। आप इसे इंग्लिश में बोलने का भी प्रयास करें कि वन शुड ड्रॉ अ लाइन या वन शुड ड्रॉ द लाइन ऑन व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। कब बोलें, क्या बोलें, कैसे बोलें, इस पर एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, सेट अ लिमिट करनी चाहिए, ठीक है। ड्रॉप द बॉल, बॉल को ड्रॉप करना। मेक अ मिस्टेक और फेल टू एक्ट, एक मिस्टेक करना या एक्ट करने में असफल रहना, इसे बोलते हैं ड्रॉप द बॉल। बॉल को ड्रॉप कर दिया। मेक अ मिस्टेक और फेल टू एक्ट, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट के मैच के अंदर मान लो अपने चहल के पास में बॉल आई है और चहल ने बॉल कैच पकड़ने की जगह कैच ड्रॉप कर दिया। तो क्या कर दिया? ड्रॉप द बॉल कर दिया। अब सारे के सारे जो ग्राउंड में ऑडियंस बैठी है वो चहल को बड़ी ही अच्छी अच्छी गालियां निकाल रही है, उसे बोलते हैं ड्रॉप द बॉल, मेक अ मिस्टेक और फेल टू एक्ट। मिस्टेक करना और एक्ट करने पर मतलब फेल हो जाना। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना, यानी एक्सेप्ट, जैसे था ना बाइट द बुलेट, उसी तरीके का है फेस द म्यूजिक। कई बार ही आता है एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट consequences ऑफ वंस एक्शन, अपने किसी कार्य के लिए, उसमें तो क्या था, उसमें सीधा बाइट द बुलेट के अंदर सीधा ही आपको कोई मुश्किल परिस्थिति का आप सामना कर लेते, उसे बोलते हैं बाइट द बुलेट। लेकिन यहां पर मेरे बंधु क्या है? एक्सेप्ट करना एक अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि एक असुहावना परिणाम आया, कोई कार्य जो आपने किया उसका, उसके लिए आपने क्या किया, फिर आपने उस चीज को सहन किया, उसे बोलते हैं फेस द
म्यूजिक, ठीक है। तो एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शंस, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट देखो, आगे देखो। फॉल थ्रू द क्रैक्स बहुत अच्छी इडियम है, लेकिन एग्जाम में बहुत कम दिखी जाती है। फॉल थ्रू द क्रैक्स का मतलब क्या हो गया? ओवरलुक्ड या नेग्लेक्टेड, किसी को नजरअंदाज किया जाना। फॉल थ्रू द क्रैक्स क्या होता है? स्कूल में जो बच्चा कमजोर होता है उससे क्या किया जाता है? अच्छे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे मेरे समय के अंदर, उन सब की बार बार तारीफ होती थी। और हम जैसे जो बच्चे होते थे जो पढ़ाई में ऐसे होते थे, हम लोगों को गालियां पड़ती थी। और हमें क्या है, अच्छे जब भी इवेंट होते थे ना स्कूल के अंदर, हमें इग्नोर कर दिया जाता था। उनको पता होता था ये डल बच्चे हैं, इन्होंने अच्छे इवेंट में कोई अच्छे कार्य नहीं करने हैं, हमें हमेशा ही साइड में रख दिया जाता था। हम हैं वो डल बच्चे, लेकिन हम उन डल बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। तो फॉल थ्रू द क्रैक्स क्या होता है? बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। व्हेन आई वॉज इन स्कूल, आई वॉज इन द स्कूल, आई फेल थ्रू द क्रैक्स, मुझे क्या किया गया? मुझे नजरअंदाज किया गया। आई फेल थ्रू द क्रैक्स व्हेन आई वॉज इन स्कूल, आई फेल थ्रू द क्रैक्स, ठीक है। फाइंड वंस फीट बहुत अच्छा है, और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। फाइंड वंस फीट का मतलब क्या होता है? बिकम कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट इन अ न्यू सिचुएशन। एक कोई नई सिचुएशन है, उसमें भी आप कॉन्फिडेंट हो गए, उसे बोलते हैं फाइंड वंस फीट, ठीक है। मतलब अपने पैर जमा लेना, कहीं पर गए, आपने अपने पैर जमा लिए, उसे बोलते हैं फाइंड वंस फीट। बिकम कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट इन अ न्यू सिचुएशन, एक नई सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाना, कॉन्फिडेंट हो जाना, उसे बोलेंगे फाइंड वंस फीट। अपने कदम जमा लेना है ना, उसे बोलते हैं फाइंड वंस फीट। चलो, ये भी कई बार आता है, ये भी बड़ा अच्छा है। गेट कोल्ड फीट, पाँव ठंडे पड़ जाना, गेट कोल्ड फीट। बिकम नर्वस और हेजिटेंट अबाउट अ डिसीजन, एक निर्णय के बारे में हेजिटेंट हो जाना, हिचकिचाना या घबराना, नर्वस हो जाना, उसे बोलते हैं क्या? गेट कोल्ड फीट, यानी कि आपके पैर ठंडे पड़ गए। आप जब कोई, कई बार क्या होता है, आप देखो, हम लोग स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाते हैं ना, फिर उस समय कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम स्पीच देने तो जाते हैं, साथ में एक नोट लेकर के जेब के अंदर, लेकिन नोट जेब में ही रह जाता है, हम कुछ बोल नहीं पाते। उसे बोलते हैं गेट कोल्ड फीट, बिकम नर्वस और हेजिटेंट अबाउट अ डिसीजन, एक निर्णय के बारे में क्या हो जाना? हेजिटेंट होना या फिर नर्वस होना, उसे बोलते हैं क्या? गेट कोल्ड फीट। नेक्स्ट देखो, गेट द बॉल रोलिंग, ये अच्छा है, ये बार बार आता है, प्लस लगा लेना। गेट द बॉल रोलिंग का मतलब क्या है? स्टार्ट समथिंग और इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट क्या होता है? शुरू करना। तो कोई चीज को स्टार्ट करना, कोई एक्शन को शुरू करना, उसे बोलते हैं गेट द बॉल रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग, ठीक है। जैसे मान लो कि क्रिकेट के मैदान की बात कर लेता हूँ, या फिर डांस की बात कर लेता हूँ। डांस में भी क्या होता है, किसी ने पहले कोई जा नहीं रहा था स्टेज के ऊपर, तो आप बोल सकते हो नेहा गोट द बॉल रोलिंग, नेहा ने कार्य क्या किया? शुरू किया। या नेहा गोट द इवेंट रोलिंग, सॉरी, हाँ, नेहा गोट द इवेंट रोलिंग, नेहा ने क्या कर दिया? इवेंट में जो थी इनिशिएट किया, उसने पहला कदम उठाया डांस करने का। बाकी तो शर्म आती है सभी को डांस करने में। तो गेट द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है? गेट द बॉल रोलिंग का मतलब होता है कोई कार्य को इनिशिएट करना, कोई कार्य की शुरुआत करना, उसे बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ो भाई। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, किसी को बेनिफिट का, डाउट का बेनिफिट देना, ठीक है। अज्यूम समवन इज इनोसेंट और ट्रूथफुल व्हेन अनसर्टेन, ऐसा माना जाए,
ऐसा अज्यूम किया जाए कि कोई इनोसेंट है या फिर क्या है, ट्रूथफुल है। व्हेन अनसर्टेन, जब चीजें क्या हो, अनिश्चित हो, हमें पता नहीं है ना, भाई हमें पता नहीं कि इसके साथ में ये कोई बोले कि मैंने चोरी नहीं करी है, लेकिन फिर हमारे पास में सबूत नहीं है, तो फिर क्या करते हैं अपन, उसको बोलते हैं चल तू जा। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, इसका मतलब क्या है, किसी को संदेह पर फायदा दे देना, या ऐसा अज्यूम करना कि कोई व्यक्ति इनोसेंट है या सच्चा है जब चीजें क्या है, अनिश्चित है। ठीक है। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है, मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, ज्यादा एफर्ट डालना, ज्यादा प्रयास करना, डू मोर देन रिक्वायर्ड, ज्यादा, उससे ज्यादा करना जितना कि रिक्वायर्ड है, जितना अपने को जरूरत है उससे ज्यादा कर देना, उसे बोलते हैं गो दी एक्स्ट्रा माइल। क्या होगा, अभी एग्जाम्स हैं, अब एग्जाम्स में क्या होगा, बच्चे क्या पढ़ते हैं, बच्चे वैसे पढ़ते हैं 2 घंटे, या बच्चे पढ़ते हैं 1 घंटा, तो बच्चे 1 या 2 घंटा जनरली पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है, जब उनका एग्जाम होता है, जब भी उनका एग्जाम होता है वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास डालते हैं, उस एक्स्ट्रा प्रयास को ही क्या बोलते हैं, गो दी एक्स्ट्रा माइल, यानी आपने 1 माइल और एक्स्ट्रा चले गए, आपने और ज्यादा प्रयास कर लिए। जैसे आप बोल सकते हैं कि रीट एस्पिरेंट्स नाउ विल गो दी एक्स्ट्रा माइल बिफोर दी एग्जाम, जो रीड्स के एस्पिरेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा माइल जाएंगे, और टीचर्स भी जाएंगे एक्स्ट्रा माइल, हम भी जाएंगे भाई उनके लिए। तो गो दी एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है, मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, डू मोर देन रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा करना। ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। वैसे तो इसका मतलब होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट करना। ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब आपने कोई सुई थी, वो सीधी कील थी या सुई थी, मान लो कुछ भी था, नेल आपने क्या मारी, सीधी सिर के ऊपर यहां मारी, और आप टारगेट भी यहीं कर रहे थे, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली वही कार्य करना जो जैसा कि सोचा था। ठीक है। डिस्क्राइबिंग एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, बता देना भाई, वो एक्चुअल बात बता देना, जो सिचुएशन या प्रॉब्लम कोज हो रही है वैसे की वैसे ही प्रॉब्लम या सिचुएशन है, उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर देना। हिट द नेल ऑन द हेड इसका मीनिंग होता है। ठीक है। चलो, हिट द से हिट द सैक, हिट द हे, हिट द सैक और हिट द हे का मतलब होता है गो टू बेड, यानी कि अपने अब क्या कर रहे हैं, रेस्ट करने जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हिट द हे या हिट द सैक। ठीक है। सोने की तैयारी करना, सैक क्या होता है, बोरी, तो आप ये मान ले कि कोई बोरी लेके चला गया, ठंड के दिन थे, है, सर्दियों के दिन थे, किसी के पास कंबल नहीं था, तो उसने क्या कर दिया, हिट द सैक, यानी कि वो सोने चला गया बोरी लेकर के। ठीक है। तो क्या बना, गो टू बेड। ये कई बार आता है एग्जाम के अंदर, इसको नोट प्लस लगा लेना, कई बार एग्जाम में आता है गो टू बेड। हिट द सैक, हिट द हे, गो टू बेड, है ना। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, मतलब समय पर, मौके पर ही कार्य किया। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, और उस लास्ट पॉसिबल मोमेंट में करना जब जरूरत थी। इन द निक ऑफ द टाइम, उसी समय पर, जिस समय जरूरत थी उसी समय आपने कार्य कर दिया। ठीक है। आगे देखो, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, बोलते ना एक पंथ दो काज, तो ये होता है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना, यानी कि एक ही तीर से 2 निशाने करना, तो ये हो गया अचीव 2 थिंग्स विद अ सिंगल एक्शन, एक ही एक्शन से 2 चीजें अचीव कर लेना। किल 2 बर्ड्स विद, क्या आ गया, वन स्टोन, एक पत्थर से 2
कार्य कर, दो चीजों पे वार कर देना। अचीव टू थिंग्स विद अ सिंगल एक्शन, एक सिंगल एक्शन से दो चीजें अचीव कर लेना, है ना। अब मान लो आप भाई अभी प्रिपरेशन कर रहे हो भाई आगे आने वाले सेकंड ग्रेड एग्जाम की, और अभी कर रहे हो रीट मेंस की, और आपका रीट मेंस भी निकल जाए, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और उसी पढ़े हुए मैटर से आप फिर सेकंड ग्रेड भी निकाल दो, तो क्या हो गया, एक तीर से दो निशाने हो गए कि नहीं हो गए। उसे ही बोलते हैं अचीव टू थिंग्स विद अ सिंगल एक्शन, एक सिंगल एक्शन से दो चीजें, एक सिंगल कार्य से दो चीजें अचीव करना, यानी कि प्राप्त प्राप्त कर लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इस बार आपके एग्जाम में ये आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। लेट स्लीपिंग डॉग लाई, मतलब क्या हुआ, जो सो रहे हैं, जो कुत्ते सो रहे हैं उन्हें सोने दो, ऐसा नहीं है इसका मीनिंग। इसका मतलब है जो समस्याएं अब वर्तमान में नहीं है उनके बारे में बात करने को अवॉइड करना। लेट स्लीपिंग डॉग लाई, अवॉइड रीस्टार्टिंग ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉब्लम्स। अवॉइड करना पुराने आर्ग्यूमेंट्स यानी विवाद को या समस्याओं को दोबारा स्टार्ट करना, इसे बोलते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। यानी क्या हो गया, जो पुरानी बातें हैं उनमें मिट्टी डालो, है ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना। बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, जो पुरानी बातें हैं उन पे मिट्टी डाल दो, अब अपने को क्या है, इन बातों पे नहीं जाना, अपने को ऐसे कार्य नहीं करने हैं, सुनने को मिलता है ना अपन को, वो क्या होता है, वही होता है लेट स्लीपिंग डॉग लाए। यानी कि समझो इस बात को, जो डॉग्स सो रहे हैं, है ना, उन्हें कोई क्यों ही उठाना चाहेगा। तो वही बात का मीनिंग है अवॉइड रीस्टार्टिंग ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉब्लम्स। अवॉइड करना पुरानी बातों को स्टार्ट करना या आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करना, है ना। सो रहे हैं बेचारे, आप जाके उनको परेशान कर, कुकर को परेशान नहीं करना चाहिए, कुकर को परेशान करने से पाप लगता है ना। बचपन में बड़ा बनाते थे, बचपन में हमें हमें 90 के दशक वाले बच्चों को बचपन में बहुत बनाया गया है। उन्हें बोलते थे ऐसा मत करना, पाप लग जाएगा। हम तनाव के अंदर आधा जीवन निकाला है कि हमें किस बात का पाप लग रहा है और किसका नहीं लग रहा है। और हम तो ये भी सोचते थे कि कहीं इस बात का पाप तो नहीं लग गया कि हमारे साथ जीवन में इतना गलत हो रहा है। तो ये जो 90 के दशक के बच्चे थे, उनको इतना बनाया गया है, इतना बनाया गया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो, मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब क्या होता है, एक मिस द बोट का मतलब क्या हुआ, बोट जा रही थी, आपको उस पर सवारी करनी थी, आपको अपने क्या बोलते हैं ना, घूमने के लिए जाना था, लेकिन क्या हो गया, आपने उस बोट को मिस कर दिया। बोट मिस करने का मतलब क्या हुआ, मिस एन अपॉर्चुनिटी, आपने एक मौके को भी मिस कर दिया है। तो मिस द बोट का मतलब क्या हुआ, मिस एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलो, ऑन द फेंस। ऑन द फेंस क्या होता है, आप दीवार पर ही बैठे रहे, सीमा पर बैठे रहे, आपने कोई निर्णय लिया नहीं। अनडिसाइडेड बिटवीन टू ओपिनियंस या टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस थे आपके पास में, है, आप सोचते रहे ये करूं या वो करूं, और फिर इतने में ही सब कुछ हो गया। लेकिन अपन क्या रह गए, ऑन द फेंस रह गए, यानी कि अपन रह गए अनडिसाइसिव, अपन डिसाइड नहीं कर पाए क्या करना है, उसे बोलते हैं ऑन द फेंस। और फेंस क्या होती है, फेंस वैसे दीवार के लिए बोलते हैं, बाउंड्री के लिए बोलते हैं फेंस, ठीक है। तो अपने बाउंड्री पर बैठे ही रह गए भाई, अपन अनडिसाइडेड रह गए। और 90 के दशक वाले बच्चे, फिर से बोलता हूँ, 90 के दशक वाले बच्चे तो सही में अनडिसाइडेड रह गए। कई बार जब 90 के दशक के बच्चे ऐसे दुख मनाते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ एक बात, कि ना तुम्हारे पास में इंटरनेट था, 90 के दशक के बच्चों के पास में ना ही इंटरनेट था, ना ही उनके पास में पेरेंटल गाइडेंस थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी ज़्यादा पढ़े नहीं हुए थे, और रिलेटिव्स तो वैसे ही उनकी टांग काटा करते थे। तो 90 के दशक के बच्चों को रोना ही नहीं चाहिए, उन्हें तो जो मिल रहा है ना, वो एक्स्ट्रा मिल रहा है। जो ये डेटा यूज करके रात को छुप छुप के ब्लैंकेट में मोबाइल चला रहे हैं ना, वो भी उनके लिए एडवांटेज है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2010 से पहले खुद का मोबाइल फोन ही देखा था,
ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने फेसबुक भी 2013 के बाद में देखी है। तो 90 के दशक के जो लोग हैं उनको पछताना नहीं है। जो आपको मिल गया है वो एक्स्ट्रा ही मिला है भाई, ठीक है? चलो। ऑन द टिप ऑफ वंस टंग, इसका मतलब क्या हो गया? किसी व्यक्ति की जबान पर कोई बात होना, उसे बोलते हैं ऑन द टिप ऑफ वंस टंग। यानी कई बच्चे देखते हो ना, बड़े ही बच्चे कई इंटेलिजेंट होते हैं, वो हर बात को रिमेंबर कर लेते हैं, ऑलमोस्ट एबल टू रिमेंबर और से समथिंग। कोई भी बात को याद करना या कहने को ऑलमोस्ट याद कर लेना, उसे बोलते हैं ऑन द टिप ऑफ वंस टंग। यानी किसी की जबान पे कोई बात बैठी हुई है। जैसे अब ये इडियम्स पड़ी हैं इतनी सारी, अब कुछ बच्चे आएंगे, उनको वाकई में इसमें से ज़्यादा इडियम्स पहले ही आती होंगी। कुछ बच्चे नए आएंगे और वो कहेंगे सब्सक्राइब करूं कि नहीं करूं, क्योंकि वो बोलेंगे दीज थिंग्स आर ऑलरेडी ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ये जो चीज़ें सर ने बताई हैं वो तो मेरी टंग पे ऑलरेडी है ना? तो ये इस प्रकार से काम चलता है भाई। चलो आगे देखते हैं भाई। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून कई बार आती है, इस पे 3 स्टार लगा लेना भाई। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा रेयर कोई चीज होना, वेरी रेयरली, बहुत दुर्लभ है ऐसी चीज हो जाना, बहुत दुर्लभ है ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो जाना, उसे बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। आपके मित्र की जब शादी हो जाएगी, वो भी आपसे कब मिलेगा? वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वेरी रेयरली, बहुत दुर्लभ होगा कि वो आके बोलेगा बंटी बाहर आ जा, मैं भी बाहर आ गया हूँ। शादी के बाद नहीं होता ऐसा, ठीक है? तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या है? कभी कभार, बहुत दुर्लभ। बोलते ना ईद का चांद हो गए हो तुम दिखते नहीं हो, वंस इन अ ब्लू मून दिखते हो, है ना? चलो। पे थ्रू द नोज, अब कोई नाक से भुगतान थोड़ी कर पाता है, लेकिन भुगतान ऐसा हो गया है कि नाक रगड़नी पड़ जाए, उसे बोलते हैं पे थ्रू द नोज। पे एक्सेसिवली हाई प्राइस, बहुत ज्यादा ऊंचे दाम अदा करना, उसे बोलते हैं पे थ्रू द नोज। किसी व्यक्ति ने अपने नाक से पेमेंट करनी पड़ गई है, इतनी जीवन के अंदर परेशानी आई कि जो पेमेंट थी वो नाक से करनी पड़ी, ठीक है? इस एडीएम का मुझे यहाँ याद आ रहा था, कुछ मैं आपको बताना चाह रहा था, इस वाली का, मिस द बोट का। अलीबाग है एक, महाराष्ट्र में जगह है अलीबाग। तो वहाँ क्या है, जाने के लिए बोट लगती है सिटी से। तो अगर आप उस बोट पर नहीं बैठ पाए तो फिर आपको 3-4 घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोट तो मिस करी है, आपने अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी है वहां जाने की। तो मिस द बोट, मिस द अपॉर्चुनिटी, ठीक है? पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान, समथिंग वेरी इजी। कोई चीज है बहुत आसान है, उसे बोलते हैं पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब क्या हुआ? कोई चीज है बहुत आसान, है ना? उसे बोलते हैं समथिंग वेरी इजी, बहुत ही आसान कोई चीज है। जैसे मान लो आप बोलो आकर के, सर ये जो इडियम्स आपने पढ़ाई हैं, दीज, आपने जो पढ़ाई उसके बाद में ये इडियम्स मेरे लिए क्या है? ये इडियम्स मेरे लिए पीस ऑफ केक है। तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या हो गया? वेरी इजी, बहुत आसान, उसे बोलते हैं भाई क्या? पीस ऑफ केक, बहुत ही आसान चीज है ना? पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना। टीज और जोक विद समवन, किसी को टीज करना, किसी को छेड़ना और किसी के साथ में मजाक करना, उसे बोलते हैं पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना। कई बारी बोलते हैं ना कि मजाक मजाक में बात बहुत बढ़ जाती है, तो अपने को किसी की टांग को पुल नहीं करना है, किसी की टांग खींचनी नहीं है, क्योंकि सामने वाला क्या ले जाए भाई बात को। तो टीज और जोक विद समवन, किसी को टीज करना, परेशान करना,
किसी के साथ मजाक करना, ऐसा मत करना भाई। नेवर पुल समवंस लेग, कभी भी किसी की टांग नहीं खींचनी है भाई, ठीक है। चलो, पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सारे के सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए, और मान लो बास्केट चोरी हो गई, आपकी जो वो टोकरी है वो चोरी हो गई, तो फिर क्या होगा? मतलब सारे के सारे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? रिलाई इंटायरली ऑन वन प्लान और रिसोर्स, केवल एक प्लान के ऊपर या एक रिसोर्स, एक स्रोत के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। कभी भी सारी की सारी चीजें एक जगह पर निवेश नहीं करनी चाहिए। शेयर मार्केट में भी बोलते हैं ना कि सारी की सारी जो चीजें हैं, सारे के सारे जो पैसे हैं, एक ही स्टॉक में पैसा नहीं डालना चाहिए। क्योंकि मान लो आपने एक ही स्टॉक में पैसा डाल दिया और कंडीशन ऐसी आई कि वो सारे के सारा शेयर मार्केट डाउन हो गया, तो फिर क्या हो गया? आप इंटायरली केवल एक प्लान के ऊपर निर्भर थे और पैसा सारा का सारा डूब गया। इसीलिए जो भी निवेश करना होता है उसे बांट करके निवेश कीजिए, ठीक है। नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, कभी भी सारे के सारे जो एग्स हैं एक ही बास्केट में नहीं डालने चाहिए, ठीक है। पुट वंस फुट डाउन, किसी की, ये बहुत अच्छी इडियम है और कई बार ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। क्या है? पुट वंस फुट डाउन का मतलब क्या हुआ? असर्ट अथॉरिटी, अथॉरिटी दिखाना, फ्रिमली रिफ्यूज, दृढ़ता से किसी को मना करना, ठीक है। तो पुट वंस फुट डाउन का मतलब क्या हो गया? कि किसी को अथॉरिटी से कोई कार्य करने के लिए मना करना, अधिकार दिखा करके मना करना। जैसे मान लो कि आपने एग्जाम में बोला अपने टीचर को कि सर मुझे 5 मिनट और एक्स्ट्रा दे दो, मैं अपना जो काम रह गया है ये वाला करके आपको सबमिट करवा देता हूं, है ना। लेकिन उस व्यक्ति ने आपको मना कर दिया, उस व्यक्ति ने आपको बोला कि नहीं भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, तो वो क्या दिखा रहा है? वो कर रहा है पुट वंस फुट डाउन, यानी कि वो आपको अथॉरिटी से मना कर रहा है, ठीक है। याद रखना, अच्छी इडियम है, आ सकती है। लेकिन जो मैंने 1+ लगाया है, जो 2+ लगाए हैं और जो 3+ लगाए हैं, ये बार बार रिपीट होती है और रिपीट होती रहेंगी। देखो ये डबल बन गया यहाँ पर भी, देखो, है ना। तो ये बात को ध्यान रखना है कि ये बार बार होती है, रिपीट होती है, इसीलिए आपको ऐसे करके बताया जा रहा है। ये सारी ही इस पेज की सारी इडियम्स को नोट करके स्क्रीनशॉट ले लेना, और पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर लेना। इसी चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और ये अपना क्या है, इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ आकर के फॉलो कर लेना अगर कोई बात डिस्कस करनी है, ठीक है। चलो भाई चलो भाई ध्यान से पढ़ते हैं आगे वाली। रीड बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच में से पढ़ने का मतलब क्या है? कि आप ऐसे मानो कोई छुपा हुआ मीनिंग था, उस मीनिंग को भी अपन ने, जो लिखा हुआ है उसका छुपा हुआ मीनिंग भी अपन ने निकाल दिया, उसे बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। क्या बोलेंगे? रीड बिटवीन द लाइंस। यानी कि मान लो कोई पैराग्राफ है आपके पास में, उस पैराग्राफ से आपने ये अज्यूम कर लिया कि इस पैराग्राफ का वास्तविक मीनिंग क्या है, उसे बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। छिपी हुई बात को पहचान लेना, रीड बिटवीन द लाइंस, है ना। कई बार ऐसा होता है, अपने जो मित्र होते हैं वो चुप 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 कुछ ना कुछ मर्मर करते रहते हैं, लेकिन आप बोलते हैं डोंट ट्राई टू टीच मी, आई कैन रीड बिटवीन द लाइंस, मैं छिपी हुई बात का भी मीनिंग निकाल सकता हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा सिखाने का प्रयास ना करें, ऐसा आप अपने दोस्त को बोलते हैं, ठीक है। चलो, रोक द बोट, रोक द बोट का मतलब क्या हुआ? बोट जा रही थी, आपने उसे रोक कर दिया, यानी आपने उसे हिला दिया, डगमगा दिया। डिस्टर्ब अ स्टेबल सिचुएशन, कॉज ट्रबल, एक स्टेबल सिचुएशन थी, एक स्थिर सिचुएशन थी, आपने क्या कर दिया? आपने वहां पर ट्रबल क्रिएट कर दिया, आपने वहां पर समस्या खड़ी कर दी। तो जो स्टेबल थी, स्टेबल क्या होती है? स्थिर, कोई स्थिर परिस्थिति थी, लेकिन आपने ट्रबल क्रिएट
कर दिया, उसे बोलते हैं रोक द बोट। बोट को रोक करना, रोक द बोट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? रिवील अ सीक्रेट। एक सीक्रेट को रिवील करना, एक रहस्य को रिवील करना, उसे बोलते हैं स्पिल द बीन्स। ठीक है, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है स्पिल द बीन्स। रिवील अ सीक्रेट, एक रहस्य को खोल देना। बीन्स मतलब क्या हुए? बीन्स होते हैं ना, दाने होते हैं वो अपने। मटर मान लो, आप मटर है ना, आपने क्या कर दिया? मटर के दानों को बिखेर दिया, उसके स्पिल द बीन्स कर दिया आपने। तो क्या कर दिया आपने? रिवील अ सीक्रेट। आपने एक सीक्रेट को रिवील कर दिया, आपने एक रहस्य, एक राज को आपने क्या कर दिया? खोल दिया। अब कई बारी क्या होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप ट्राई करते हैं कि आप चीज़ों को छिपाएं, लेकिन कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं? स्पिल द बीन्स कर देते हैं। जो राज की बात छिपानी होती है, उस राज की बात को भी खोल देते हैं। डिस्क्लोज द सीक्रेट, एक रहस्य को डिस्क्लोज कर देना। ठीक है, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट। एक ग्रेन ऑफ सोल्ट का मतलब क्या हो गया? कि किसी की बात को सुनना तो सही, लेकिन थोड़ा सा उसकी बात को सोचना, विचार करना। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, यानी नमक के दाने के साथ में। इन बात तो किसी की सुन ली, लेकिन हल्की सी खारी बात भी मन में रख ली आपने कि भाई, व्यू समथिंग स्केप्टिकली, नॉट फुली बिलीव। किसी बात को संदेह की तरीके से समझना और पूरा उस पर यकीन नहीं करना। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट भी आता है, टेक विद अ पिंच ऑफ सोल्ट भी आता है। कई बार होता है ना, अपने किसी मित्र की बात को अपने सुनते हैं, फिर अपने क्या सोचते हैं कि इसकी बात को मैंने सुन तो लिया, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? इसकी बात पर मैं पूरा गौर नहीं करूंगा, मैं इसकी बात को एक पिंच ऑफ सोल्ट के साथ में लूंगा। यानी कि जो जो इसने बातें बोली हैं, सुनूंगा सही, लेकिन सारी बातें इसकी मैं फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है, आगे देखो भाई। थ्रो इन द टोल। टॉवल बोल दो, टॉवल बोल दो, थ्रो इन द टॉवल बोल दो। यानी कि आपने क्या कर दिया? आपने गिव अप कर दिया, आपने हार मान ली, अपनी हार स्वीकार कर ली। एडमिट डिफीट, डिफीट को स्वीकार कर लिया, अपनी हार को स्वीकार कर लिया, उसे बोलते हैं थ्रो इन द टाल। मान लो कोई बात हुई है ना, कोई अपने बात हुई, कोई झगड़ा चल रहा था, आपने तो बोला भाई अब मुझसे नहीं होता, आपने टाल खोल दिया। जैसे कुश्ती चल रही हो मान लो, है दंगल फिल्म के अंदर जैसे चल रही थी, उसको इमेजिन कर लो कि वहां क्या है, दंगल फिल्म में वो चल रही थी, आमिर खान की वो कुश्ती वगैरह चल रही थी। वहां आमिर खान ने कहा भाई अब नहीं होता, मेरा पेट बाहर आ गया है, उसने टॉवल खोल दिया। कुश्ती में वही पहना होता है, क्या बोलते हैं उसको, लुंगी पहनी होती है, धोती पहनी होती है, उसने धोती खोल दी, टॉवल खोल दिया। उसने बोला भाई मैं गिव अप करता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, एडमिट करता हूँ डिफीट को। उसे बोलते हैं थ्रो इन द टाल। टाल को थ्रो कर देना, फेंक देना खोल करके। ठीक है, तो आज के लिए अपने इतने ही इडियम्स तक रखेंगे। 300 इडियम की सीरीज है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपनी आज कवर हो गई होंगी, 50 प्लस अपनी आज कवर हो गई होंगी। तो बाकी जो रहेगी अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कमेंट में अपनी बेस्ट इडियम लिख करके बताना, और एग्जाम्पल्स जरूर बना करके कमेंट करना, जिससे क्या होता है कि आपको इडियम्स जो है हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स हो जाती हैं, बैठ जाती है ना। कमेंट करते हैं, लिखते हैं, लिखने से इडियम जो है हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, ओके जी।